हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों बच्चों आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत, जो आपकी 1206 से 1526 ईस्वी तक बच्चों चलती है और 320 साल का जो है पीरियड होता है बच्चों। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो वंश जो हुए हैं बच्चों, 5, उन सभी वंश के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें गुलाम वंश आपका पहला आएगा। तो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है बच्चों, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। तो गुलाम वंश हम पढ़ेंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और बच्चों ये 5 जो वंश होते हैं दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहला आपका गुलाम वंश और सबसे लास्ट में जो है आपका ये लोधी वंश आपका होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इससे पहले क्लास में हमने जो है जो तुर्की आक्रमण भारत पे हुआ था, जिसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण हमने पढ़े थे। और बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मोहम्मद गोरी है बच्चों, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में बच्चों जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत आपकी शुरू होती है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में। और बच्चों दिल्ली सल्तनत है, इसकी जो है स्थापना सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, और क्योंकि बच्चों जो गुलाम वंश जो है की स्थापना करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक है मोहम्मद गोरी का क्या होता है, गुलाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत में बच्चों आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, जिसको हम स्लेव डायनेसिटी बोलते हैं। ओके, तो बच्चों गुलाम वंश है ये आपका टोटल 84 जो है साल तक चलता है और ये शुरू होता है 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में। ठीक है, और 1290 ईस्वी तक बच्चों ये चलता है। 84 जो है साल का जो है टाइम पीरियड होता है गुलाम वंश का, स्लेव डायनेसिटी का। और बच्चों गुलाम वंश है इसकी स्थापना जैसा कि हम जानते हैं कि एक गुलाम ने की थी, और गुलाम जो है कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो बच्चों किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और गुलाम वंश है बच्चों इसको अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, एक आपका मामलुक वंश है, दूसरा आपका इलबारी वंश होता है। ठीक है, और मामलुक जो वंश इसको क्यों कहा गया बच्चों, क्योंकि इसमें जो है तीन जो इंपॉर्टेंट जो शासक आपके इल्तुतमिश जो आपका है, कुतुबुद्दीन ऐबक और जो है बलबन जो है, ये स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए जो गुलाम है, इसलिए जो है गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। और बच्चों इसका जो अरबी भाषा में जो है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है गुलाम वंश, ये जो ठीक है बच्चों, मामलुक जो है वंश है वो अरबी भाषा का शब्द है। और यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि गुलाम वंश में जो है इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि कुतुबी वंश का गुलाम हुआ करता था बच्चों। और इल्तुतमिश है ये शमसी वंश का था जाति से, और इलबारी तुर्क होता था। ठीक है बच्चों, तो इलबारी तुर्क होता था आपका इल्तुतमिश। और बच्चों जो गुलाम वंश है उसमें सबसे लंबे समय तक जो शासन करते हैं वो आपके इल्तुतमिश ही करते हैं। लगभग बच्चों 25 साल तक जो है इन्होंने गुलाम वंश में शासन किया। ठीक है, और इस वंश को इलबारी वंश भी कहा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा जाता है, इलबारी वंश इसको कहा जाता है। ठीक है, गयासुद्दीन जो बलबन है बच्चों इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इसमें, ये बलबनी वंश का गुलाम था। ठीक है, तो तीनों बच्चों ये गुलाम है, स्वतंत्र घोषित हुए और अलग अलग माता पिता से पैदा हुए, इसलिए इनको जो है इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों गुलाम वंश के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं भारत में जो है गुलाम वंश के जो संस्थापक है, जो फाउंडर है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है, और 1210 ईस्वी तक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं। तो 1206 से 1210 4 साल तक बच्चों गुलाम वंश के जो शासक कौन रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में इनकी जो है मृत्यु बच्चों हो जाती है, पोलो जो है चौगान खेलते समय जो है बच्चों घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे सारा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि भारत का जो सबसे पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला मुस्लिम वंश जो है आपका गुलाम वंश था, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जब गोरी की मृत्यु हुई तो उस समय जो है शुरू में ये जो उसका गुलाम होता था वो उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता था। ठीक है, क्योंकि बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक है वो खुद को एक गुलाम समझता था, इसलिए वो है मोहम्मद जो गोरी की मृत्यु के बाद में अगला जो उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता था। ठीक है, लेकिन बच्चों जो लाहौर की जो जनता होती है वहां पर उसके कहने से जो है ये गुलाम वंश जो है की स्थापना जो है मतलब करता है। मतलब जो लाहौर की जनता ये कहती है कि अगर भारत में इस्लाम धर्म का अगर आपको प्रचार करना है, ठीक है, तो हमें एक मुस्लिम वंश का जो है यहाँ पे बसाना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पे मुस्लिम जो है वंश का होना बहुत आवश्यक है। लाहौर की जनता के कहने पर ये मान जाते हैं और फिर जो है इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, और बच्चों लाहौर की जनता जो है की बात इन्होंने मानी, और कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने 1206 ईस्वी में भारत के सबसे पहले मुस्लिम वंश की इन्होंने स्थापना की। ठीक है बच्चों, तो भारत का सबसे पहला जो है मुस्लिम वंश जो है आपका कौन सा था, गुलाम वंश। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों दिल्ली सल्तनत की जो पहली राजधानी जो है इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई, क्योंकि लाहौर की जनता के कहने पर ही इन्होंने पहला जो है मुस्लिम जो है वंश की स्थापना की, और लाहौर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपका लाहौर आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक है उसमें उसके जो नाम उसके नाम में जो ऐबक है उसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून। जैसा कि हम जानते हैं कि मोहम्मद गोरी और जो आपका महमूद गजनवी एक तुर्क होते थे। ठीक है, ये उनका जो है गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये भी क्या था बच्चों, एक तुर्क था, तुर्किस्तान से जो ये होता था। और इस कौन से वंश से था बच्चों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपका कुतुबी वंश से हुआ करता था। तो बच्चों चूंकि ये गुलाम था और जो है सबसे पहले इसको जो है किसने खरीदा था वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों तुर्किस्तान जो है कि नैसापुर बाजार है
तुर्किस्तान के नैसापुर बाजार में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले खरीदा था। किसने खरीदा था? काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने। तो ऐबक को सबसे पहले बच्चों नैसापुर बाजार में सबसे पहले खरीदा था काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने, ठीक है। और काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने इसका लालन पालन किया, इसको तलवारबाजी सिखाई, घुड़सवारी जो है बच्चों इसको सिखाई। और बचपन से जो है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़्यादा होशियार था, बचपन से ही ये कुरान पढ़ता था, इसलिए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको क्या कहा जाता है? कुरान खवा भी कहा जाता है बच्चों। फिर उसके बाद में बच्चों जैसा कि नैसापुर के बाजार से इसको जो है खरीद लिया जाता है, फिर ये इसको नैसापुर से गजनी जो है अफगानिस्तान भेज दिया जाता है और यहाँ पे ही जो मोहम्मद गोरी है कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदता है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी है बच्चों अपने जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ से खरीदता है? गजनी अफगानिस्तान से। और बच्चों फिर उसके बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी सेना में शामिल हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में। तो 1194 का चंदावर का जो युद्ध है मोहम्मद गोरी जीतता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से और उसका विश्वास पात्र बन जाता है। फिर बच्चों जो मोहम्मद गोरी है उन्होंने अपनी बेटी का जो विवाह ऐबक से जो है कर दिया। तो मोहम्मद गोरी जो है इनका जो है मोहम्मद गोरी इनका जो विवाह अपनी बेटी से कर देते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या बन जाते हैं? दामाद बन जाते हैं मोहम्मद गोरी के। उसके गुलाम भी थे और फिर उस मोहम्मद गोरी ने अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया तो उनके दामाद भी बन जाते हैं। तो उनके दामाद और गुलाम दोनों थे मोहम्मद गोरी के, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों 1194 में भारत की सबसे पहली जो मस्जिद है जो कहलाई वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाई बच्चों। और भारत में सबसे जो है पहली मस्जिद जो बनवाई ऐबक ने कौन सी मस्जिद है बच्चों? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 1194 ईस्वी में दिल्ली में बनवाई गई थी ऐबक के द्वारा बच्चों। फिर उसके बाद में इसने एक इंपॉर्टेंट जो मीनार का निर्माण करवाया और जिसका नाम है बच्चों कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार है उसका निर्माण इसने शुरू करवाया था 1191 ईस्वी में बच्चों। इन्होंने जो है कुतुब जो मीनार है उसका निर्माण करना शुरू करवाया था और 1229 ईस्वी में जाके ये आपका ये कंप्लीट जो है होती है बच्चों। इल्तुतमिश इसको पूरा करवाते हैं, ठीक है। तो 1199 ईस्वी में जो है निर्माण शुरू होता है, बननी शुरू होती है कुतुब मीनार और 1229 ईस्वी में बच्चों लगभग 30-31 साल में जाके ये आपकी बनती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में बच्चों क्योंकि बच्चों ये जो है ना जनता में लाखों रुपए का जो है दान करता था तो लाहौर की जनता इससे खुश होकर जो है इसको लाख बख्श कहने लगे। तो लाख बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों रुपए का दान करने वाला। इनको पील बख्श भी कहा जाता है, ये हाथियों का दान भी करते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। और जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों मोहम्मद गोरी का जो गुलाम है और दामाद कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी प्रकार बच्चों जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और जो गुलाम हुए कौन हुए उसके बाद में? इल्तुतमिश जो है, ठीक है। तो इल्तुतमिश किसके गुलाम और दामाद थे? ये आपके थे ऐबक के, ठीक है। तो जो अपना जो गुलाम है इल्तुतमिश को ये जो आपका बदायूं का राज्यपाल इनको बना दिया गया, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इल्तुतमिश को बदायूं कहाँ पे बच्चों? यूपी में बदायूं का राज्यपाल बना दिया। फिर उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की क्योंकि बच्चों ये अपने आप को एक गुलाम समझता था, इसलिए इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, इन्होंने केवल जो है सेनापति के रूप में शासन किया था, ठीक है। तो सिर्फ सेनापति के रूप में शासन किया था, इन्होंने सुल्तान अपने आप को नहीं माना, कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा बच्चों ये, ठीक है। और एकमात्र जो है ऐसा व्यक्ति था ये दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना, एक गुलाम ही समझा और सेनापति के रूप में, सेनापति को कहा जाता है सिलपहा सालार, ठीक है। तो इसके जो है रूप में इन्होंने काम किया। फिर बाद में बच्चों 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लाहौर में। और बच्चों जब ये लाहौर में मरता है तो लाहौर में इसकी कब्र बना दी जाती है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र आपकी कहाँ पे है? लाहौर में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है। फिर उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि 1210 ईस्वी में लाहौर के जो तुर्क सरदारों ने ऐबक का उत्तराधिकारी इसके बेटे को बना दिया जिसका नाम था आराम शाह, ठीक है। तो 1210 में जो है जो तुर्क सरदार होते थे बच्चों उन्होंने जो अगला उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा होता था आराम शाह को बना दिया। और बच्चों आराम शाह जो है ये जो आपके ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, लेकिन कुछ इतिहासकार बच्चों ये मानते हैं कि ये इनके चाचा का भाई था, चचेरा भाई था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। और फिर उसके बाद में कुछ महीनों तक जो है इस सिंहासन पर बैठते हैं आपके आराम शाह, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है बेटा था आराम शाह, कुछ महीनों तक ही इन्होंने शासन किया क्योंकि बच्चों सिंहासन पर बैठते हैं जो बदायूं का जो गवर्नर होता था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है नियुक्त किया था, बदायूं का गवर्नर कौन होता था? इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो उनका गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है। इनको जो है ये बात पसंद नहीं आई कि आराम शाह जो है कैसे जो है सिंहासन पर बैठ गए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चों कहा कि जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी जो है का गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी प्रकार से जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद है वो मैं हूँ, इसलिए सही मायने में जो है सिंहासन पर बैठने का अधिकार तो सिर्फ मेरा है। तो बच्चों फिर क्या होता है कि 1211 ईस्वी में जूड का युद्ध होता है और इस जूड के युद्ध में इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है और फिर इल्तुतमिश अगला जो है गुलाम वंश का शासक बनता है, ठीक है। तो अगला सुल्तान बनता है आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश, ठीक है बच्चों। और फिर ये सिंहासन पर बैठता है और बच्चों ये राज करता है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, ठीक है। तो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक लगभग बच्चों 25 साल तक जो है ये सुल्तान रहता है इल्तुतमिश, ठीक है। तो 1210 से भी हम कह सकते हैं
ओके, क्योंकि आराम सा है वो कुछ ही महीनों तक जो है शासक रहा था, सुल्तान रहा था, ठीक है। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो सही मायने में जो है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक लगभग बच्चों 25 से 26 साल तक जो है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 1211 से 1236 इसका जो है शासनकाल रहता है। और दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने गुलाम वंश की जो है स्थापना की और सिर्फ 4 वर्ष तक ही जो रहे वो 1206 से 1210, ठीक है। लेकिन 25 से 26 साल तक इन्होंने जो है इल्तुतमिश ने गुलाम वंश जो है के शासक रहे, ठीक है, ये सुल्तान रहे। तो सही मायने में जो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक जो है वो किन्हें माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। और भारत का जो ये प्रथम जो है सुल्तान था बच्चों, ठीक है, तो भारत का प्रथम सुल्तान था ये। और इन्होंने जो सुल्तान की जो उपाधि है वैधानिक तौर पर बगदाद के खलीफाओं ने इसको दी थी, ठीक है। जो बगदाद के खलीफा होते थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि इनको दी। और वैधानिक तौर पर और बच्चों बाद में जो है आधिकारिक तौर पर जो है बाद में ये आपके 1229 ईस्वी में लगभग ये जो है सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। लेकिन वैधानिक तौर पर जो बगदाद के खलीफाओं ने इनको जो है सुल्तान की उपाधि दी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि भारत का प्रथम जो है सुल्तान कौन है, तो भारत का प्रथम सुल्तान बनते हैं इल्तुतमिश। बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनते क्योंकि वो अपने आप को एक गुलाम समझता था, ठीक है। वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, सुल्तान की उपाधि उन्होंने कभी ग्रहण नहीं की, ठीक है। एक सेनापति के रूप में उन्होंने अपने शासन को संभाला। तो सुल्तान जो है सही मायने में जो है बने वो आपके पहले जो है इल्तुतमिश बने थे। आराम से भी नहीं बने क्योंकि बच्चों कुछ ही महीने तक बने थे वो, फिर बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो 25 से 26 जो है साल तक इल्तुतमिश आपके ये सुल्तान रहते हैं दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। तो बच्चों इसने कहा इसने फिर ये कहा कि जितने भी जो शासक बनेंगे दिल्ली सल्तनत के मेरे बाद में वो सारे क्या कहलाएंगे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कहलाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक बच्चों होंगे आगे अब तो वो सारे क्या कहलाएंगे, सुल्तान कहलाएंगे। तो इस प्रकार से भारत का जो प्रथम सुल्तान है वो कौन था, इल्तुतमिश। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। और भारत का अंतिम जो सुल्तान है वो कौन था बच्चों, इब्राहिम लोदी। तो दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों ये। और बच्चों केवल और केवल दिल्ली सल्तनत के जो शासक जो है वो क्या कहलाते हैं, सुल्तान कहलाते हैं। तो सुल्तान सिर्फ दिल्ली सल्तनत वाले जो है ही कहलाएंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बच्चों इल्तुतमिश के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1211 से लेकर 1236 लगभग 25 साल तक ये सुल्तान रहते हैं। और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में खरीदा था। कहाँ पे खरीदा था, दिल्ली में। और फिर ये ऐबक का बहुत ही जल्दी विश्वास पात्र बन गया और फिर ऐबक ने अपनी पुत्री के साथ इनका विवाह किया और ये ऐबक का दामाद भी बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके सर जानदार जिसको हम कहते हैं शाही अंगरक्षकों का प्रधान। तो शाही अंगरक्षकों का प्रधान हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया, फिर ये इनका दामाद बन जाता है बच्चों, ठीक है। और फिर जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लड़ाई होती है बच्चों इल्तुतमिश के शासनकाल में 1215 से 1216 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध। पिछले क्लासेस में बच्चों हमने पढ़ा कि तराइन की दो इंपोर्टेंट जो लड़ाई हुई है इतिहास में, एक तो आपकी 1191 में हुई है, एक 1192 ईस्वी में। 1191 में मोहम्मद गोरी और जो है आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है के बीच में लड़ाई होती है। तराइन की जो पहली लड़ाई 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है बच्चों, हार जाता है, ठीक है। और 1192 ईस्वी में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें बच्चों मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मारा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों फिर तराइन का इतिहास में तृतीय युद्ध भी होता है। वो कब होता है, 1215 से 16 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो बच्चों किसके बीच में होता है, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में होता है। इसमें यल्दोज है हार जाता है और उसको भागना पड़ता है, ठीक है, वो भाग जाता है। फिर इंपोर्टेंट जो है बच्चों इल्तुतमिश के ही शासनकाल में एक मंगोलों का आक्रमण होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो है दिल्ली सल्तनत पर नहीं होता है आक्रमण, लेकिन भारत में होता जरूर है। तो 1221 ईस्वी में चंगेज खां जो है वो आक्रमण करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों, इल्तुतमिश के शासन में। और ये जो चंगेज खां आपके एक मंगोल का शासक था, मंगोलिया का था ये चंगेज खां, ठीक है। और अगर हम मंगोलिया जो है देश के बारे में अगर कुछ पॉइंट देखें तो बच्चों मंगोलिया जो देश है वो कोल्ड डेजर्ट कंट्री है, ठीक है। एक ठंडा जो है रेगिस्तान यहाँ पे है, ठीक है। और चीन के ऊपर रूस के नीचे ये स्थित है। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है मंगोलिया। और मंगोलिया देश उसमें एक मरुस्थल है, गोबी डेजर्ट यहाँ पे है। और विश्व में सबसे जो है कम जनसंख्या गंतव्य है मंगोलिया का बच्चों, ठीक है। और राजधानी इसकी उलान पात्र है। और यहाँ पे जो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जो है पहले जो पीएम बने जो मंगोलिया देश गए थे, ठीक है। तो चंगेज खां ये एशिया का एक सबसे क्रूर और बदनाम शासक हुआ करता था, ठीक है। तो चंगेज खां है इसका बच्चों एक्चुअल नेम है ये तैमुजीन था। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये बनेगा कि आपका जो चंगेज खां है वो किसके शासनकाल में भारत आया था या भारत पर जो आक्रमण उन्होंने किया था। तो भारत पर आक्रमण जो है चंगेज खां ने इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, ठीक है। तो पहला जो है ये आक्रमण था, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत पे नहीं था बच्चों, ठीक है। और भारत क्यों आया था, क्या रीजन था इसका, क्योंकि बच्चों इसका एक छोटा भाई हुआ करता था चंगेज खां का, ठीक है। इसकी हत्या किसने कर दी थी, जलालुद्दीन मंगबरनी ने। तो जलालुद्दीन मंगबरनी ने इसकी हत्या कर दी अपने छोटे भाई की। तो इसका पीछा करते हुआ जलालुद्दीन जो मंगबरनी है इसका पीछा करते हुए भारत आया था। और एशिया का सबसे क्रूर और बदनाम शासक ये हुआ करता था, कौन, चंगेज खां, ठीक है। और बच्चों ऐसा माना जाता है कि इसने जो है अपने सेनापति को ये आदेश दे रखा था कि जब मेरी मृत्यु होगी ना तो जितने भी लोग मुझे दफनाने जाएंगे और जब वो वापस मुझे दफना के आएंगे तो आप जो है ना
इन सभी को रास्ते में ही मरवा देना ताकि मेरी कब्र है उसका किसी को भी पता ना चले। और बच्चों ऐसा माना जाता है कि जितने आज मतलब इतिहास में इकलौता जो है ऐसा शासक हुआ है जिसकी कब्र की जो जानकारी आज तक भी जो है किसी को भी नहीं हुई है। ठीक है, तो चंगेज खां है, उसकी कब्र की जानकारी आज तक भी है, इतिहास में किसी को नहीं हुई है। ठीक है, तो बच्चों फिर क्या होता है कि जैसे ही इसकी जो है भाई की हत्या इसने कर दी थी जलालुद्दीन मंगबरनी ने, तो जलालुद्दीन मंगबरनी है वो भागते हुए जो है सिंध पहुंचता है अपने भारत में, और ये जो है यहाँ पे शासक होता है दिल्ली में आपका इल्तुतमिश, इससे मदद मांगने आता है। मंगबरनी कहता है कि चंगेज खां से मेरी मदद कीजिए, लेकिन जो है चंगेज खां है वो भी जो इल्तुतमिश के पास से संदेश पहुंचा देता है, अगर आपने इसकी मदद की तो मैं दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दूंगा, पूरी तरह से तहस नहस कर दूंगा। अच्छा तो यही होगा, आप जो है जो जो बरनी है जलालुद्दीन मंगबरनी, उसकी आप सहायता नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं सिंध से ही वापस चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो इल्तुतमिश है वो जलालुद्दीन मंगबरनी इसकी मदद नहीं करता है, और चंगेज खां जो है फिर सिंध से ही वापस चला जाता है इसको मारकर। ठीक है, और इस प्रकार से बच्चों भारत पे जो पहला जो मंगोल आक्रमण जो है एक बड़ा जो मंगोल आक्रमण होते होते बच जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत का पहला जो है मंगोल अटैक था, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का नहीं था बच्चों। फिर बच्चों हम पढ़ते हैं जो इल्तुतमिश के बारे में आगे। इसने जो है इल्तुतमिश ने चांदी जो है का सिक्के का टका चलाया, और तांबे के सिक्के का इसने जितल चलाया। और बच्चों बांग्लादेश जो है की जो मुद्रा है वो भी क्या है, टका होती है आपकी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक जो भाषा है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो कौन सी है बच्चों, फारसी। इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और इल्तुतमिश है बच्चों, इसने एक दल चालीसा की स्थापना की। दल चालीसा मींस तुर्कान ए चहलगानी दल चालीसा की इसने स्थापना की। 40 इसमें सरदार होते थे, और बच्चों ये सबसे करीबी प्रशासक और गुलाम थे किसके, इल्तुतमिश के। तो 10 चालीसा की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी बच्चों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद में बच्चों इस 10 चालीसा है उसमें बलबन जो है जिसको उल्लू खां भी कहा जाता था, इस 10 सरदारों में से एक होता था। ठीक है, तो ये भी आगे चल के शासक बनते हैं फिर। और जो बच्चों ये 10 चालीसा की जो स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, ये सारे सरदार इनके साथ जो है चला करते थे। ठीक है, तो 10 चालीसा हमेशा इसके साथ रहते थे जहाँ भी जो युद्ध अभियान में जाते थे वहाँ पे। और इल्तुतमिश ने बच्चों एक इंपॉर्टेंट प्रथा की शुरुआत की जिसको कहते हैं इक्ता प्रथा। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने। इक्ता कहा जाता है प्रोविंस को, जिस प्रांत को कहा जाता है। तो बच्चों इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है जो वेतन है जो सैनिकों को वो नगद नहीं दिया जाता था, लेकिन जो सैनिकों को जो है जो युद्ध होता था बच्चों, उसमें जो लूटी संपत्ति होती थी, हड़पी हुई जो जमीनें होती थी, वो ही सैनिकों को जो है या सेना नायकों में बांटी जाती थी। नगद वेतन है इल्तुतमिश के शासनकाल में सैनिकों को नहीं मिलता था। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, इक्ता किसको कहा जाता था, प्रांत को कहा जाता था, प्रोविंस को कहा जाता था। और इस प्रकार से जो व्यक्ति बच्चों जिस व्यक्ति या सेनानायक को जो इक्ता दिया जाता था वो क्या होता था, इक्तेदार कहलाता था। ठीक है, तो इक्तेदार कौन होता था, इक्ता का जो सेनानायक होता था उसको इक्तेदार या प्रांत अधिकारी, जिसको प्रोविंस हेड भी कह सकते हैं, ये होता था। और उस इक्ते से जो भी बच्चों रेवेन्यू, जो भी टैक्स वगैरह, जो भी कर वसूल किया जाता था, ठीक है, वो सब इक्तेदार इकट्ठा करता था। और वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करने की जो प्रणाली है या करने को क्या कहते थे, इक्तेदारी कहते थे। ठीक है, तो इक्ता जो प्रथा किसने स्टार्ट की थी, इल्तुतमिश ने की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इक्तेदारी। और इस प्रकार से बच्चों जैसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मुगल साम्राज्य में जो प्रांत होते थे, जो राज्य होते थे, उनको सूबा कहा जाता था। ठीक है, और जो सूबे का जो अधिकारी होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। ठीक है, ऐसे बच्चों जब अकबर का शासनकाल चलेगा तो अकबर जो है कि शासनकाल में जो इक्ता होता था उसको मनसब कहा जाता था, और मनसब का अधिकारी मनसबदारी कहलाता था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और जो अंग्रेजों के टाइम में बच्चों, ब्रिटिशर्स के टाइम में जो प्रांत है उसको फिर जमीन कहा जाने लगा, और जमीन का जो अधिकारी है वो जमींदार कहलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों की इल्तुतमिश है उन्होंने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, और 1229 ईस्वी में जो बच्चों कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण पूरा करवाया। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कुतुब मीनार जो है उसकी नींव है, उसकी स्थापना किसने करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, लेकिन इसका निर्माण जो है किसने किया पूरा, 1229 में इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो नींव रखवाई थी 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, निर्माण करवाया 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश में। लगभग बच्चों 30 साल में जाके आपकी कुतुब मीनार रेडी होती है। ठीक है, और बच्चों फिर नेक्स्ट जो है 1229 ईस्वी में इन्होंने जो अपनी राजधानी भी फिर लाहौर से शिफ्ट कर दी दिल्ली में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली सल्तनत की जो है राजधानी दिल्ली जो है सबसे पहले किसने शिफ्ट की बच्चों, इल्तुतमिश ने। पहले जो है राजधानी जो है दिल्ली सल्तनत की कौन सी थी, पहली राजधानी लाहौर हुआ करती थी, और इल्तुतमिश ने लाहौर से फिर दिल्ली जो है स्थानांतरित की अपनी राजधानी। और 1229 ईस्वी में जो ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से जो है इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो 1229 ईस्वी में बच्चों इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। हालांकि बच्चों बगदाद के खलीफा जो है उन्होंने पहले ही जो है 1200 जो मतलब 10 या 11 में ही सुल्तान की उपाधि जो है दे दी थी बगदाद के खलीफाओं ने इल्तुतमिश को, लेकिन ऑफिशियली जो है 1229 ईस्वी में ये सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अब दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो है बच्चों लंबे टाइम तक क्या रहती है, दिल्ली में ही रहती है। लेकिन फिर एक जो है शासक आते हैं मोहम्मद बिन
तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक है, फिर दिल्ली से शिफ्ट कर देते हैं राजधानी देवगिरी दौलताबाद में, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक दिल्ली की राजधानी दिल्ली रहती है, लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश आता है बच्चों, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं, फिर दिल्ली से जो है राजधानी दिल्ली ने होकर ये अपनी राजधानी बनाते हैं देवगिरी दौलताबाद को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की जो इल्तुतमिश है, इसके 4 बेटे थे, चारों के चारों क्या थे, वो अयोग्य थे। और एक बार बच्चों कालिंजर का अभियान हुआ, इसमें ये चारों बेटों को लेके गया, लेकिन इस अभियान में चारों बेटे विफल रहे। इसकी जो है इल्तुतमिश की एक बेटी भी होती थी रजिया, इन्होंने जो है कालिंजर अभियान में जो इल्तुतमिश की काफ़ी मदद की और मतलब सफल बनाया इस अभियान को, कालिंजर अभियान को रजिया सुल्तान ने। और ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों फिर ये जो इल्तुतमिश चाहता था, ये चाहता था कि मेरे मरने के बाद जो अगली जो सुल्तान है वो मेरी बेटी रजिया सुल्तान ही बने, क्योंकि बच्चों उसके जो 4 बेटे थे वो क्या थे, अयोग्य थे, ठीक है, वो इतने योग्य नहीं थे। उसकी जो बेटी है ज़्यादा योग्य थी, तो इसलिए वो चाहता था कि अगली जो सुल्तान है उसकी बेटी रजिया ही बने। इसलिए बच्चों अपनी पुत्री जो है रजिया को अपना उत्तराधिकारी इसने घोषित किया कि अगला मेरे मरने के बाद में ये मेरी उत्तराधिकारी बनेगी। और इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, ये न्याय के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। लाल वस्त्र पहनकर जो है इसके शासनकाल में न्याय की मांग की जाती थी, ठीक है। और 1236 में जाके फिर बच्चों इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो 1200 बच्चों 11 से लेकर 1236 तक इनका शासनकाल रहता है, 25 साल तक। 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में इनका जो मकबरा है कुतुब मीनार परिसर जो आपका, वहाँ पे बना दिया जाता है। तो कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स कुतुब मीनार परिसर है, इसमें जो है इनकी क्या थी, कब्र है इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश और एक अलाउद्दीन खिलजी है बच्चों, इन दोनों के जो है कुतुब मीनार परिसर जो आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, उसमें दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तानों के मकबरे हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान आपके इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है वो लाहौर में मरते हैं चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में। तो लाहौर में जो है किसकी जो फिर कब्र है, लाहौर में कब्र है जो उसकी ऐबक की, ठीक है। तो ऐबक की जो है लाहौर में है, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी की कहाँ पे है, इनकी कब्र कुतुब मीनार परिसर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। फिर बच्चों 1236 में मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। फिर इसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, ये दिल्ली के सिंहासन पर जाके बैठ जाता है अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि उनके पिता की इच्छा होती है कि अगले जो सुल्तान है वो रजिया बने। लेकिन सबसे जो बड़ा बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये जो है जबरदस्ती जो है उनकी इच्छा के विरुद्ध सिंहासन पर बैठ जाता है। लेकिन बच्चों जैसे ही सिंहासन पर बैठता है तो रजिया जो है वो लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के पास जाती है और कहती है कि आप जनता जनार्दन है और मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है, इसलिए आप जो है जनता जनार्दन मेरी सिंहासन जो है तक पहुंचने में मदद करें। तो इस प्रकार से बच्चों दिल्ली की जो जनता है उन्होंने रजिया सुल्तान की सहायता की और फिर वो जो है अपने जो बड़े भाई हैं उनको हटाकर अगली सुल्तान बनती है दिल्ली की, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों 1236 से लेकर 1240 4 साल तक जो है रजिया सुल्तान दिल्ली की अगली जो है सुल्तान बनती है। और बच्चों ये भारत के इतिहास में पहली महिला जो है सुल्तान होती है रजिया सुल्तान। तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत के इतिहास की या भारत की पहली सुल्तान कौन बनी थी, तो रजिया सुल्तान, ठीक है बच्चों। तो रजिया जो है सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और एकमात्र जो बच्चों शासिका हुआ करती थी, जो सर के ऊपर टोपी पहनती थी और पुरुषों की तरह कोट पहनकर वो न्याय करती थी। इसलिए इसके जो है इसी जो है शासिका लोग इसको रजिया सुल्तान कहने लगे बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है, अब जैसे ये शासिका बनती है, सुल्तान बनती है दिल्ली की, तो जो तुर्क सरदार होते हैं उनको ये बात हजम नहीं होती है और वो कहते हैं कि एक महिला है वो दिल्ली के सिंहासन पर कैसे बैठ सकती है, कैसे शासन कर सकती है, ठीक है। तो इस बात तो फिर बच्चों क्या होता है, तो सारे के सारे जो तुर्क अमीर होते हैं, जो तुर्क सरदार होते हैं, वो आज आलोचना करते हैं और कहते हैं कि रजिया सुल्तान सिंहासन पर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये षड्यंत्र रचते हैं बाद में बच्चों, ठीक है। फिर इनका जो दूसरे नंबर का भाई होता है रजिया सुल्तान का, दूसरे नंबर का भाई बहराम शाह, वो इसके खिलाफ हो जाता है और इसको मारने का जो षड्यंत्र वो रचता है। और किसके साथ मिलकर, जो तुर्क सरदार होते हैं, जो 10 चालीसा जो इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है, 10 चालीसा तुर्क सरदारों का। तो बहराम शाह जो है इसका जो दूसरे नंबर का भाई, ये दोनों मिलकर जो है क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो रजिया जो है इन्होंने अपने शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट काम क्या किया वो देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो रजिया ने अपने शासनकाल में जो बदायूं इक्ते का जो इक्तेदार है वो एल्गीन को बनाया, ठीक है। तो एल्गीन को बदायूं कहाँ पे है बच्चों, यूपी में, ठीक है। तो पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बदायूं का जो इक्तेदार है, बदायूं का जो गवर्नर है बच्चों, किसे बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश जो है सुल्तान बन जाते हैं। फिर उसके बाद में रजिया बनती है बच्चों। रजिया ने फिर जो है बदायूं का इक्तेदार है वो किसको नियुक्त किया, एल्गीन को नियुक्त किया बच्चों, ठीक है। और बटिंडा जो है आपका पंजाब का इक्तेदार बनाया अल्तुनिया को, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों माना जाता है कि जो अल्तुनिया है वो रजिया सुल्तान के बचपन का मित्र था और इससे प्रेम किया करता था, ठीक है। लेकिन बच्चों रजिया जो है सुल्तान वो प्रेम करती थी याकूत खान से, ठीक है। और बच्चों इसकी आलोचनाएं बहुत ज़्यादा हुई जब ये अपने जो है से एक छोटे दंगे व्यक्ति याकूत खान से इनसे प्रेम हो जाता है, ठीक है। और याकूत खान कौन था, याकूत खान बच्चों ये था अबसीनाई हबसी होता था ये। रजिया ने इसे दिल्ली सल्तनत का अमीर खुसरो बनाया था, ठीक है। तो अमीर खुसरो कौन होता था, जो शाही असुसाला होता था उसका प्रधान होता था। तो शाही असुसाला का प्रधान बनाया था याकूत खान को और याकूत खान से रजिया सुल्तान प्रेम करती थी, ठीक है। तो
और अमीर आकुर बोला जाता है शाही असुसाला का प्रधान को। ठीक है, तो बच्चों याकूत खान के बारे में हम देख लेते हैं। तो शुरू में बच्चों ये इल्तुतमिश का जो है रसोइया हुआ करता था, लेकिन अपनी सेवाओं से जो है इल्तुतमिश को खुश कर कर ये घोड़ों की देखरेख करने लगता है। और बच्चों ये अपने हाथों से जो है इल्तुतमिश को जो है पैर रखवा कर अपने हाथों पर जो है इल्तुतमिश के पैर रखवा कर ये क्या करता था, इल्तुतमिश जो सुल्तान था उसको घोड़े पर चढ़ाता था। ठीक है, और जैसे ही फिर बच्चों इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसके बाद में रजिया सुल्तान बनती है। तो फिर रजिया जो है रजिया जो सुल्तान होती है उसके जो है पैरों में जो है उसके जो पैरों को अपने हाथों में रखकर ये घोड़े पे बैठाता था, और वहीं पे धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्रेम जो है प्रसंग स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये बच्चों धीरे धीरे रजिया का सबसे करीबी बन जाता है बच्चों। और इस प्रकार फिर बाद में रजिया जो है इसे शाही असुसाला का प्रधान भी नियुक्त कर देती है। ठीक है, याकूत खान को। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर बच्चों क्या है कि 1240 इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों ये। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अल्तुनिया है वो भी इसके बचपन का मित्र था रजिया सुल्तान का, और इनसे प्रेम करता था। तो बच्चों जैसे इसको पता चला कि जो याकूत खान है उसको रजिया सुल्तान ने शाही असुसाला का प्रधान नियुक्त कर दिया, और धीरे धीरे उनके बीच में प्रेम प्रसंग भी जो है बढ़ने लगा। रजिया उससे प्रेम करती थी याकूत खान से। तो जब उसको ये बात पता चली तो 1240 ईस्वी में जो पंजाब में जो बच्चों बठिंडा का जो आपका इख्तियार हुआ करता था, जो रजिया ने नियुक्त किया था अल्तुनिया को। ठीक है, तो अल्तुनिया ने बठिंडा में 1240 ईस्वी में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इसने कहा कि वो दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया। फिर रजिया जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है जाती है पंजाब, और पंजाब के बठिंडा नामक स्थान पर यहाँ पे भिड़ंत होती है अल्तुनिया के साथ। और बच्चों यहाँ पे अल्तुनिया की जो सेना है ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल साबित होती है, और वहाँ पे याकूत खान जो है जो उसको मार दिया जाता है। ठीक है, और रजिया है उसको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो अल्तुनिया जो कि इसको बचपन से ही प्रेम करता था, इसका मित्र होता था अल्तुनिया, तो यहाँ पे याकूत खान से करती थी प्रेम कौन, रजिया सुल्तान। तो इसके प्रेमी को जो है मार देता है अल्तुनिया, और रजिया सुल्तान को क्या कर लेता है, बंदी बना लिया जाता है यहाँ पे। तो बच्चों 1240 में फिर क्या होता है, 1240 में जैसे ही पता चलता है तो बहराम शाह जो इसका भाई होता है रजिया सुल्तान का, सेकंड नंबर का, ये तुरंत है सिंहासन पर फिर वहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, फिर बच्चों अल्तुनिया जो होता है वो रजिया के पास दो जो ऑप्शन देता है कि या तो जो है वो दिल्ली सल्तनत मुझे दे दे, या मुझसे विवाह कर ले। तो फिर रजिया जो है सेकंड ऑप्शन चुनती है और अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। फिर बच्चों जो आपका दिल्ली जो है बच्चों इस सिंहासन पे जो बहराम शाह बैठ जाता है। ठीक है, तो फिर दोनों जो है सिंहासन को प्राप्त करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन बच्चों रास्ते में फिर क्या होता है, जैसे ही जो है बहराम शाह को पता चलता है तो वो डर जाता है, क्योंकि बच्चों बहराम शाह को जो है पता था कि अगर जो है रजिया सुल्तान दिल्ली आई तो दिल्ली में जनता का उसका साथ मिलेगा, और फिर मुझे सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है ये एक षड्यंत्र रचता है बहराम शाह बच्चों, एक षड्यंत्र रचता है। ठीक है, अपनी बहन रजिया सुल्तान को मरवाने के लिए। तो बहराम शाह है इसने 10 चालीसा जो है, जो कि 10 सरदारों का जो समूह होता था, 10 चालीसा को भेजता है और कहता है कि जाइए आप रास्ते में ही रजिया सुल्तान है और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दीजिए। ठीक है, तो फिर किसी कीमत पर ये ऑर्डर दे देता है कि भाई दिल्ली में वापस वो लौटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चों रास्ते में जब वो बठिंडा जो है पंजाब से जो है होते हुए रजिया सुल्तान और जो अल्तुनिया आते हैं, तो रात में जो है विश्राम के दौरान ही वो अपना शिविर जो है बच्चों हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर डालते हैं। ठीक है, तो विश्राम करने के लिए कैथल नामक जो है स्थान पर अपना जो है शिविर डालते हैं, और जब बच्चों रात में वो विश्राम कर रहे होते हैं तो रजिया के जो शिविर को है 10 चालीसा के द्वारा घेर लिया जाता है, और अल्तुनिया और रजिया दोनों की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है 1240 ईस्वी में। कहाँ पे बच्चों, कैथल हरियाणा नामक स्थान पर। तो हरियाणा जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है कैथल नामक स्थान पे, और बच्चों अल्तुनिया की भी। और फिर जो है यहाँ पे रजिया सुल्तान की जैसे कि बच्चों हत्या की गई थी कैथल में, तो कैथल में ही फिर इसका मकबरा बना दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि रजिया जो सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, कैथल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, हरियाणा जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर बच्चों उसका भाई जो है दूसरे नंबर का भाई बहराम शाह जो है अगला सुल्तान बनता है 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक, 2 साल तक तकरीबन रहता है ये। ठीक है, और फिर ये जो बहराम शाह है एक नया पद बनाता है, क्या बनाता है, नायब ए मुमलकात। तो नायब ए मुमलकात एक जो है नया पद बनाता है, जो कि 10 चालीसा का हेड हुआ करता था। ठीक है, तो 10 चालीसा का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको कहा जाता था नायब ए मुमलकात। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का बच्चों पहला जो नायब ए मुमलकात जो बनते हैं वो एल्गिन बनते हैं। तो एल्गिन बच्चों वही हैं जिन्होंने रजिया सुल्तान ने इनको बदायूं का इख्तियार बनाया था। ठीक है, तो एल्गिन जो है सबसे पहले जो है 10 चालीसा के हेड बनते हैं। ठीक है, जिसको कहा जाता है नायब ए मुमलकात। ठीक है, तो नायब ए मुमलकात बनते हैं एल्गिन। फिर बच्चों एक टर्निंग पॉइंट क्या आता है हिस्ट्री में, जो बहराम शाह जो है इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का पहला आक्रमण हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का पहला आक्रमण होता है किसके शासनकाल में, बहराम शाह के शासनकाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बच्चों। तो ये भारत में जो है मंगोलों का वैसे तो बच्चों दूसरा आक्रमण था। ठीक है, पहला आपका हुआ था चंगेज खां जो है के शासनकाल में। क्यों हुआ था बच्चों, क्योंकि जो आपका जलालुद्दीन मंग जो बर्नी जो था उनके साथ हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था पहला मंगोलों का अटैक। दूसरा जो है भारत में मंगोलों का दूसरा जो आक्रमण बहराम शाह जो है के शासनकाल में हुआ। और बच्चों दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ ये। ठीक है,
इसमें जो मंगोलों का जो सेनापति तेर बहादुर हुआ करता था और इन्होंने लाहौर को फिर यहाँ पे नष्ट कर दिया। ठीक है, तो बहरम शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ। ठीक है, तो मंगोलों का पहला जो आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर अगर बात करें तो वो हुआ था बच्चों बहरम शाह के शासनकाल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर बच्चों नेक्स्ट जो है बहरम शाह के बाद में नेक्स्ट जो है सुल्तान बनते हैं मसूद शाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मसूद शाह बनते हैं बहराम शाह के बाद में 1242 से 1246, 4 साल के टाइम पीरियड तक ये सुल्तान रहते हैं और बहराम शाह का ये भतीजा था बच्चों। ठीक है, इसने मसूद शाह है, इसने मसूद शाह ने बहराम शाह की हत्या कर दी और फिर ये सिंहासन पर बैठता है। तो मसूद शाह कौन था बच्चों? बहराम शाह का भतीजा हुआ करता था। अपने भतीजे की हत्या करके जो इसका जो भतीजा हुआ करता था मसूद शाह, बहराम शाह की हत्या करके सिंहासन पर बैठता है और मसूद शाह के बाद में फिर अगला जो सुल्तान बनता है नसीरुद्दीन महमूद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, तो नसीरुद्दीन महमूद जो है अगला जो सुल्तान बनता है मसूद शाह के बाद में। ठीक है, और मसूद शाह जो बच्चों इसने इंपॉर्टेंट काम क्या किया, इसने जो बलबन था उसको अपना वजीर बनाया, उसको अपना पीएम बनाया, प्राइम मिनिस्टर, अपना जो प्रधानमंत्री जो है इसको कहते हैं वजीर को, तो अपना प्रधानमंत्री जो है बनाया नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, बलबन को। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो इल्तुतमिश ने जो 10 चालीसा बनाया था उसका एक जो है जो 10 सरदारों का जो आपका समूह होता था उनमें से जो है बलबन होता था एक। तो बलबन इल्तुतमिश का जो है क्या होता था? गुलाम होता था। ठीक है, तो कौन था बलबन बच्चों? ये इल्तुतमिश का गुलाम था और इसने उलुग खां की जो है उपाधि दी। तो जो आपका नसीरुद्दीन जो है महमूद है, तो नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान ने। ठीक है, और बच्चों बलबन है ये 20 साल तक वजीर के रूप में रहता है, जब तक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है, तो 1266 ईस्वी तक जो है ये आपका रहता है। ठीक है, कौन? नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान। और 20 साल तक बच्चों इसका वजीर रहता है और इसकी मृत्यु के बाद में दिल्ली का फिर अगला सुल्तान बनता है गियासुद्दीन बलबन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अब हम देखते हैं 1266 से लेकर 1287 तक जो है शासनकाल रहता है। अगला जो सुल्तान बनता है दिल्ली का वो बनता है गयासुद्दीन बलबन। ये भी एक गुलाम होता है, तो गुलाम वंश का जो है अगला जो शासक बनता है गयासुद्दीन बलबन। क्योंकि बच्चों बलबन है वो कौन किसका जो गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक इतबरी जो है तुर्क जाति का हुआ करता था बच्चों और युवा अवस्था में ही मंगोलों जो है द्वारा इसको बंदी बना लिया गया था। और बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ख्वाजा जलालुद्दीन के द्वारा खरीदा गया था इनको सबसे पहले। ठीक है, तो बलबन को सबसे पहले जो है किसने खरीदा था? तो ख्वाजा जलालुद्दीन ने खरीदा था। ठीक है, सबसे पहले। और 1233 ईस्वी में बच्चों इल्तुतमिश के द्वारा इसको खरीदा गया। तो इल्तुतमिश का ये गुलाम था। 10 चालीसा का जो 10 सरदारों का जो समूह होता था उसमें से एक था बलबन। तो 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश जो है इसको खरीदते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश का एक गुलाम था बच्चों और तुर्कान ए चहलगा ने जो 10 चालीसा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, और जिसमें बच्चों जैसा कि मैंने बता दिया कि बलबन जो है भी हुआ करता था 10 चालीसा का एक सदस्य। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम देखते हैं कि 1249 ईस्वी में फिर ये अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से कर देता है। इसलिए बलबन जो है को नसीरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी। ठीक है, तो जो बलबन होता है बच्चों 1249 ईस्वी में जो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह है किसके साथ कर दिया? सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। और सुल्तान महमूद जो है ने बलबन को फिर क्या उपाधि दी? उलुग खां की उपाधि दी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उलुग खान की उपाधि दी। उलुग खान का मतलब होता है बच्चों विश्व का खान। ठीक है, और जो बलबन है बच्चों इसके बचपन का नाम था, इसका एक्चुअल नेम था बहाउद्दीन। तो बहाउद्दीन इसका नाम था। नेक्स्ट बच्चों जो इंपॉर्टेंट जो आपके एक लेखक हुए हैं फिरदौसी, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी शाहनामा। और बच्चों शाहनामा में इसने जो इस वंश का जिक्र किया है, एक वंश का जिक्र किया जिसका नाम है अफरासियाब वंश। तो शाहनामा जो है पुस्तक में फिरदौसी ने जो एक वंश का जिक्र किया जिसका नाम है अफरासियाब वंश। और बच्चों जो बलबन है खुद को इसी वंश का बताया करता था, अफरासियाब वंश का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और उलुग खान है उसको क्या कहते हैं? विश्व का खान। तो बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक है उसको भी जो उलुग खान की उपाधि जो है दी गई थी। ठीक है, तो एक आपकी जो है बलबन और एक मोहम्मद बिन तुगलक दोनों को उलुग खान की उपाधि मिली थी। और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है बच्चों दिल्ली का जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठते हैं सिंहासन पर। और बच्चों फिर इन्होंने इंपॉर्टेंट काम क्या किया बलबन ने जो 10 चालीसा होता था जिसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? इल्तुतमिश ने 10 चालीसा का ही अंत कर देता था। क्योंकि बच्चों इसने देखा कि जितने भी जो है सुल्तानों को मरवाने का जो षड्यंत्र था, जो भूमिका निभा रहे थे इंपॉर्टेंट, वो 10 चालीसा ही निभा रहे थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के जो जितने भी सुल्तान हुए थे उनको मरवाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा किया था इस 10 चालीसा ने ही। तो इसने फिर क्या किया? 10 चालीसा को ही खत्म कर डाला। ठीक है, तो इसने कैसे किया बच्चों? तो बलबन है उन्होंने 10 चालीसा है उसको 10 चालीसा सरदारों का एक तो 10 चालीसा को एक अभियान पर भेज देता है बलबन। ठीक है, और पीछे से फिर ये सेना भेज देता है बलबन और इन 40 सरदारों को फिर वे मरवा देता है पीछे से। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं जो 10 चालीसा है उसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने और फिर इसका अंत किसने किया? बलबन ने इसका कर दिया। ठीक है, और बलबन ने बच्चों एक इंपॉर्टेंट ये काम किया, इन्होंने जो है लो एवं रक्त की नीति चलाई। मतलब इन्होंने अपने जो विरोधी होते थे उनका दमन करने के लिए लो एवं रक्त की नीति अपनाई, मीन्स रक्त के बदले रक्त। ठीक है,
और बच्चों जर्मनी में जिस प्रकार लो इमरत की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी, ठीक है, जिन्हें बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जो है जन्मदाता माना जाता है, उसी प्रकार बच्चों भारत में जो है भारत के एकीकरण का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक इंपोर्टेंट काम और किया बच्चों बलबन ने, ठीक है, बलबन ने सिजदा एवं पायबोस की प्रथा शुरू की। सिजदा और पायबोस की प्रथा क्या होती है बच्चों? बलबन ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा वो सबसे पहले घुटने के बल सर झुकाएगा, फिर लेटकर जो है मेरे पैरों को चूमेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है सिजदा और पायबोस की प्रथा। और सिजदा और पायबोस की प्रथा ये आगे चलकर बच्चों जो शाहजहां होते हैं, ठीक है, मुगल शासक, ये प्रतिबंधित करते हैं। सबसे पहले जो है सिजदा एवं पायबोस प्रथा को प्रतिबंधित करते हैं शाहजहां। और बच्चों इसको पूरी तरह से जो है इसका अंत करते हैं सिजदा एवं पायबोस प्रथा का औरंगजेब। औरंगजेब ने कहा कि जो है अगर आपको किसी के सामने सर ही झुकाना है तो आप अल्लाह के सामने सर झुकाइए, किसी के सामने आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बलबन ने बच्चों एक त्यौहार है उसको भी शुरू किया था जिसका नाम है नौरोज त्योहार। तो नौरोज जो है त्योहार किसने शुरू किया था? बलबन ने, ठीक है, जिसको फारसी नववर्ष भी कहा जाता है। और आज भी जो है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को ये आपका नौरोज त्योहार मनाया जाता है। तो किसने शुरू किया था बच्चों? ये बलबन ने। और फिर नौरोज त्योहार का प्रतिबंधित करने वाला जो शासक है वो कौन था? औरंगजेब, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि हम बलबन के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बलबन के बारे में। ये खुद को खुदा का प्रतिनिधि कहता था और इसने नियाबत ए खुदाई की उपाधि धारण की। और ये खुद को खुदा की परछाई कहता था। जिल ए इलाही की उपाधि इसने धारण की। जिल ए इलाही का मतलब ये होता है खुदा की परछाई। तो इसने खुद को खुदा की परछाई कहा, ठीक है, नियाबत ए खुदाई कहा, खुदा का प्रतिनिधि इसने खुद को कहा, ठीक है। और इसने बच्चों इसके शासनकाल में जो वित्त विभाग होता था, ठीक है, तो वित्त विभाग को कहा जाता था दीवान ए विजारत। और जो सैन्य विभाग होता था, ठीक है, उसको कहा जाता था दीवान ए आरिज। जो डिफेंस डिपार्टमेंट होता था उसको दीवान ए आरिज, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था बच्चों उसको दीवान ए विजारत कहा जाता था, ठीक है। जो बलबन है इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था शहजादा मोहम्मद, दूसरे का नाम था बुगारा खान। शहजादा मोहम्मद इनका अति प्रिय जो है पुत्र था, ठीक है, और इसी को ही ये चाहता था कि उसका अगला उत्तराधिकारी उसके मरने के बाद में वो बने। शहजादा मोहम्मद को ही वो चाहता था अगला उत्तराधिकारी बने। तो बच्चों क्या होता है टर्निंग पॉइंट? 1287 ईस्वी में बलबन के शासनकाल में भी फिर से मंगोलों का आक्रमण होता है, ठीक है। और 1287 में इस मंगोलों के आक्रमण में जो इसका पुत्र है, इसका जो अति प्रिय पुत्र था शहजादा मोहम्मद, वो मारा जाता है। और बच्चों इस प्रकार से अपने पुत्र के वियोग में इतना वो पागल होता है कि ये फिर बहुत ज्यादा दुखी होता है। और 1287 में ही फिर बलबन की भी पुत्र वियोग के कारण मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और बच्चों बलबन है उसकी जो कब्र है जैसा कि हमने पढ़ा दिल्ली के मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क में है। तो बलबन की कब्र कहाँ पे है? दिल्ली के मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क में, ठीक है। फिर उसके बाद में बलबन के मरने के बाद में बच्चों फिर जैसा कि इसका पुत्र था प्यारा, जिसको ये चाहता था शहजादा मोहम्मद की उत्तराधिकारी बने, ठीक है, वो मर जाता है 1287 में मंगोलों के आक्रमण में। तो जो शहजादा मोहम्मद ही जो है इसका भी एक बेटा हुआ करता था कै खुसरो। तो बलबन जो है कि मरने से पहले जो शहजादा मोहम्मद का बेटा जो होता था कै खुसरो, इसको फिर ये चाहता था कि ये दिल्ली का अगला सुल्तान बने। लेकिन जो अमीर जो है तुर्क सरदार होते थे, उन्होंने जो बलबन का जो दूसरा बेटा था बुगारा खां, ठीक है, तो बुगारा खां का जो है बेटा हुआ करता था कैकुबाद, ठीक है। तो कैकुबाद को अगला सुल्तान बनाया तुर्क अमीरों और सरदारों ने, ठीक है। तो कैकुबाद इसका पोता ही था, ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो बलबन का जो पुत्र था बुगारा खान का बेटा था कैकुबाद, तो इसको बनाया, कै खुसरो को नहीं बनाया। लेकिन बलबन चाहता था कि कै खुसरो बने, लेकिन कैकुबाद को बना दिया जाता है सुल्तान अगला, ठीक है, तुर्क सरदारों के द्वारा। तो बलबन के मरने के बाद बच्चों कैकुबाद इसी का जो है अगला जो पोता 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक 3 साल तक है दिल्ली का अगला जो है सुल्तान बनता है। और कैकुबाद है इसी के शासनकाल में जो कै खुसरो होता है, ठीक है, इसकी फिर हत्या कर दी जाती है कै खुसरो की। और बच्चों कैकुबाद है वो एक अयोग्य व्यक्ति था, ठीक है, ये 3 साल तक ही शासन कर पाता है और 1290 में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है कैकुबाद की, ठीक है। कैकुबाद के बाद में इसका जो है इसका अल्पवयस्क इसका छोटा पुत्र ही होता है कैमुर्स, ठीक है। तो कैमुर्स है वो दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है। कैमुर्स और किसके संरक्षण में बनता है? मलिक फिरोज के संरक्षण में। तो बच्चों मलिक फिरोज के संरक्षण में कैकुबाद का अगला जो है कैकुबाद के बाद जो दिल्ली का अगला जो शासक बनता है, अगला जो सुल्तान बनता है वो कैमुर्स बनता है, ठीक है। और बच्चों कैमुर्स है केवल 3 महीने तक इस सिंहासन पर रहता है। और जो ये आपका मलिक फिरोज है बच्चों इसके संरक्षण में बनता है कैमुर्स। लेकिन मलिक फिरोज उस टाइम बच्चों पंजाब का इख्तियार हुआ करता था ये, ठीक है। तो जो पंजाब का इख्तियार के संरक्षण में जो है कैमुर्स दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है सिर्फ 3 महीने तक। और फिर बच्चों गुलाम वंश का जो आखिरी ये सुल्तान होता है कैमुर्स, क्योंकि बच्चों कैमुर्स है इसकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? मलिक फिरोज के द्वारा, ठीक है। और मलिक फिरोज है ये पंजाब का इख्तियार हुआ करता था उस टाइम। तो पंजाब का इख्तियार मलिक फिरोज, इसने कैमुर्स की हत्या कर दी। और कैमुर्स क्या था? जो गुलाम वंश का सबसे आखिरी जो है सुल्तान हुआ करता था। और बच्चों इस प्रकार जो है कैमुर्स की हत्या करने के बाद में मलिक फिरोज इन्होंने एक नए जो वंश की स्थापना की जिसका नाम है खिलजी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में जो अगला हम पढ़ेंगे बच्चों गुलाम वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत के बाद में खिलजी वंश पढ़ेंगे हम बच्चों, ठीक है। तो गुलाम वंश के बाद में हमारा अगला जो है वंश होगा खिलजी वंश। और इसकी स्थापना किसने की थी? मलिक फिरोज ने। और फिर बाद में इस सिंहासन पे बैठते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जो है
सिंहासन पर बैठते हैं, ठीक है, खिलजी वंश के अगले जो है इनकी स्थापना होती है बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करेंगे, खिलजी वंश अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसे लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी, आपको बेनिफिट हो रहा है किसी भी एग्जाम में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेनली बच्चों आपकी ये जो हरियाणा जो है पुलिस और जो एचएसएससी, सीईटी, एसएससी है, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो आपकी ये हिस्ट्री की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों मत भूलना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।